जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं हर साल, जिसका नाम है नेशनल इनकम, या हिंदी में कह देते हैं राष्ट्रीय आय, है ना। इसमें आपकी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे कंसेप्ट सब समझने हैं हमारे को, और ऐसे समझेंगे कि दोबारा फिर समझने की जरूरत ना पड़े। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर के। आज की क्लास बहुत जरूरी होने वाली है, प्लीज इसको मिस मत कीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है इसमें पढ़ना हमारे को। तो शुरुआत करने से पहले आप समझो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर हिंदी में इसको कहते हैं आर्थिक वृद्धि। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी देश का आर्थिक विकास, ठीक है, जैसे एक चीज समझो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। गुड्स मतलब हिंदी में क्या होता है, सामान, है ना। और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवाएं। जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे कि शिक्षा हो गई, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब सेवाएं में आती है ना, सर्विसेज में आती है। तो हमारा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये कैसे चलता है? या तो सामानों का आदान प्रदान करके, गुड्स का आदान प्रदान करके, और या तो फिर सर्विसेज या सेवाओं का आदान प्रदान करके। ठीक है, तो इस पूरे अभी नेशनल इनकम में जो राष्ट्र की आय है वो कैसे आएगी? वो आएगी कैसे? इन गुड्स या सामान को बेचकर खरीद कर, या सर्विसेज को बेचकर खरीद कर, या उन्हीं का हेर फेर करके। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले आप जानो कि किसी भी देश का आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास ये होता है कि उस देश में कितना ग्रोथ हुआ है, सामानों का, सेवाओं का, उनके वैल्यू का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई देश पहले 1,000 रुपए की सामान और सेवाएं बना पा रही थी। ठीक है, अपने सामान और सेवाओं से 1,000 रुपए बना पा रहा था। लेकिन अब वो जो सामान बना रहा है और सेवाएं जो वो बना रहा है, दे रहा है लोगों को, उससे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 2,000 रुपए की गिर चुका है। समझ रहे हो? तो उसको हम कह देते हैं आर्थिक विकास हो गया, उसकी आर्थिक वृद्धि हो गई। बिल्कुल सिंपल भाषा। इसी को मापने का एक यंत्र है नेशनल इनकम। ठीक है, कई सारे यंत्र हैं, पर उसको मापने का एक सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र है जिसका नाम है नेशनल इनकम, या फिर राष्ट्रीय आय, जिसको हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब इसमें क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विद इन द बाउंड्री और आउटसाइड। कहना ये चाह रहा है कि एक देश के जितने भी नागरिक हैं, समझ रहे हो आप, कि भारत देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, जितना भी ये गुड्स और सर्विसेज मैंने आपको बताया ना, कि सामान और सेवाएं वो बना पा रहा है, उन सबका कितना वैल्यू है। ठीक है, उस वैल्यू को ही हम राष्ट्रीय आय कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझ लो कि एक देश में 100 लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 90, मान लो भारत एक देश है, 100 लोग रहते हैं टोटल, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। 90 यहाँ रह रहे हैं, 10 रह रहे हैं बाहर, ठीक है, किसी दूसरे देश में। तो ये 90 लोग क्या कर रहे हैं? 1,000 पैकेट चिप्स का बना रहे हैं, और जो बाहर 10 लोग रह रहे हैं ना, वो 100 पैकेट बना पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो टोटल नेशनल इनकम जोड़ा जाएगा ना, तो जितना चिप्स ये बना पा रहे हैं उसको जोड़ दो, और जितना बाहर वाले बना पा रहे हैं, भले भले ही वो बाहर रह रहे हैं लेकिन है कहाँ के? भारतीय हैं। उन दोनों को जो जोड़ोगे ना, तो निकलेगा आपका राष्ट्र। इतनी समझ आई बात? इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि विद इन इट्स बाउंड्री और आउटसाइड। ठीक है, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, जरूरी ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए या देश का नागरिक होना चाहिए। कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात। तो मान लो कोई जर्मनी की कार की कंपनी आई, वो यहाँ करके कोई सामान बना रही है, ठीक है, या सेवाएं दे रही है, तो उसके पास जो इनकम आ रहा है वो हमारे राष्ट्र आय आय का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बेसिक जो टर्म्स है ना इस चैप्टर में, जो समझने में आपके काम आएगा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स या हिंदी में कहें तो अंतिम वस्तुएं।
देखो, मैंने कल आपको बोला था ना कि इकोनॉमिक्स में अगर आप टर्म को समझ गए ना, कई सारी चीजें समझ जाओगे। जैसे अंतिम वस्तु में कहने का मतलब वो है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप डायरेक्ट अब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप उपभोग कर सकते हैं, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो, एक आदमी है, उसके पास आटा है, तेल है, नमक है, गैस है, ठीक है, और एक आदमी के पास सीधे के सीधे पराठा रखा हुआ है। तो आप बताओ कि दोनों में से फाइनल गुड्स किसके पास होगा? जिसके पास पराठा है, आप सीधे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, है कि नहीं? तो फाइनल गुड्स वो होता है। अब फाइनल गुड्स के ना दो अलग अलग टाइप होते हैं। एक का नाम है कंजम्पशन गुड, जिसको हिंदी में क्या कह देते हैं, उपभोग वस्तुएं। और एक है कैपिटल गुड्स। बहुत ध्यान से समझना ये बात। कैपिटल गुड्स क्या होता है? हिंदी में इसको कह देते हैं पूंजीगत वस्तुएं। देखो, दो तरह की वस्तुएं फाइनल वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं। एक तो ऐसा जिसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, ठीक है। दूसरा ऐसा कि आप डायरेक्ट इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, आपके पास आया, आपने डायरेक्ट इस्तेमाल किया, उसको खा लिया, सिंपल। उससे नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लेकिन मैंने आपको दे दिया, मिक्सचर मशीन दे दिया एक, है ना, या प्रिंटिंग मशीन दे दिया। तो मिक्सचर मशीन या प्रिंटिंग मशीन जब मैं आपको दूंगा, तो वो तो ऑलरेडी ऐसा सामान है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप मिक्सचर मशीन का इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे जूस बना सकते हो, जैसे मसाला का पेस्ट बना सकते हो, है कि नहीं? तो जिसका इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट दोबारा बनाया जा सके, उसको हम कैपिटल गुड्स कह देते हैं, या पूंजीगत वस्तुएं कह देते हैं। और जिनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, उससे कोई वस्तु नई नहीं बनाई जाए, उसको हम कह देते हैं कंजम्पशन गुड, या हिंदी में कह देते हैं उपभोग वस्तुएं, जिसका सीधा भोग लगा सके। जैसे खाने पीने की चीजें, जैसे कपड़े हो गए, है कि नहीं? अब कैपिटल गुड्स में जनरली क्या आती है, मशीनें आ जाती हैं सारी, जिनसे आप नई नई चीजें बना सकते हैं। ऐसे ही एक और होता है जिसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इसको हम कह देते हैं मध्यवर्तीय वस्तुएं। देखो, शब्द से ही क्लियर है कि कोई भी सामान जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो हमारे पास आ रहा होगा, उसको बनाने में जो जो सामान इस्तेमाल होगा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास एक मान लो कि आयरन आया, ठीक है, आयरन आया, या मान लो एक प्रिंटिंग मशीन ही आ गया आपके पास। तो उस प्रिंटिंग मशीन को बनाने में क्या क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगा होगा, ठीक है, लोहा लगा होगा, तार लगा होगा, कई सारी चीजें लगी होंगी। तो वो सारी चीजें जो उसको बनाने में लग रही है ना, ठीक है, उसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉ मटेरियल्स, जो आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में या फिर अंतिम वस्तु को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये होता है कि देखो, कोई भी टिकाऊ वस्तु हो, ठीक है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके, है कि नहीं, उसको हम कह देते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं। सिंपल। दो टर्म, फ्लो और स्टॉक, ये क्या होता है? ये भी अंग्रेजी और कुछ नहीं है। फ्लो और स्टॉक। फ्लो का हिंदी प्रवाह, स्टॉक का हिंदी संचित राशि या भंडार। सिंपल। फ्लो मतलब आप जानते हो ना, बहाव, प्रवाह। किस चीज का बहाव, किस चीज का प्रवाह? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की, सामान और सेवाओं की। तो जब सामान और सेवाओं का प्रवाह हो, ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि पिछले एक महीने में या पिछले एक साल में इतने सारे सामान हमने बेच लिए हैं, ठीक है, या खरीद लिए हैं, या इतने हमने बना लिए हैं, तो सामानों का इधर से उधर हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? तो जब मूवमेंट होगा ना, उसको हम फ्लो कह देते हैं, सिंपल। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक कपड़ा था, एक शर्ट था, एक और नया शर्ट ले आया आज मैं, कल एक और नया शर्ट ले आऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है ना कि सामान का मूवमेंट नहीं हो रहा, इधर उधर नहीं हो रहा, बल्कि नए नए सामान उसमें ऐड हो रहे हैं और वो जमा हो रहा है कि नहीं? तो उसको हम कह देते हैं स्टॉक हो रहा है। आप हिंदी में भी बात करते हो तो कहते हो ना कि अरे इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब जमा है ना, इसका फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपका फ्लो और स्टॉक। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो, कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं, मैंने बताया था ना आपको। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है ना, पैसा कमाने में बहुत काम आती है, इसलिए लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रिंटिंग मशीन क्यों लेता है? ताकि उससे पैसे कमा सके, पैसे बना सके। तो जब कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुओं को बनाने में निवेश किया जाए, उसको हम कह देते हैं सकल निवेश। क्या कह देते हैं? सकल निवेश।
या इंग्लिश में उसी को हम क्या देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ आई बात? कैपिटल गुड्स को बनाने में जो निवेश लग रहा है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। अब एक और टर्म आ जाता है जिसका नाम क्या है, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का हिंदी ये होता है समझौता या विकल्प। देखो इसका बिल्कुल बेसिक सा मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को पाने में दूसरी चीज को खो देना। ठीक है, जैसे आप घर पे पहले बचपन में थे तो क्या कहते थे कि अगर तुम्हें आज चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें ये खिलौना छोड़ना पड़ेगा, या अगर खिलौना चाहिए तो तुम्हें चॉकलेट छोड़ना पड़ेगा, कोई एक चीज चुन लो। तो वैसे ही होता है ट्रेड ऑफ, कि अगर आपको कोई एक चीज की जरूरत है तो आपको दूसरी चीज छोड़नी पड़ जाए या उसके साथ समझौता करना पड़ जाए, उसको हम कह देते हैं ट्रेड ऑफ। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे। डिप्रिसिएशन क्या है या ह्रास क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये भी अंग्रेजी और कुछ भी नहीं है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का भाव घट जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए। समझ रहे हो ना? उसकी अगर वैल्यू कम हो जाए समय के साथ, जैसे मान लो कि कोई आज फोन है, जैसे आईफोन देख लो नया लॉन्च हो रहा है, वो कितने का, 1 लाख रुपए का है, साल भर के बाद वो कितने का हो जाता है, 60,000 का, 50,000 रुपए का। तो फोन तो वही सामान वही, लेकिन उसकी वैल्यू घट गई ना। उसी वैल्यू के घटने को हम ह्रास कह देते हैं। अगर पैसे की वैल्यू घट रही है तो मूल्यह्रास कह देते हैं। ठीक है, या अंग्रेजी में उसी का डिप्रिसिएशन कह देते हैं। समझ आ गई बात? अब एक चीज देखो, नेशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हमने क्या देखा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये देखा ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या था कि जो भी जमा पूंजी आप लगा रहे हो, इसमें पूंजीगत वस्तुओं को बनाने में, किसी मशीन को बनाने में, जिससे आप नया प्रोडक्ट बना सको, तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ठीक है, या सकल निवेश कह देते हैं। शुद्ध निवेश कैसे कहते हैं? शुद्ध निवेश कहते हैं कि उस सकल निवेश में से, देखो जीआई में से जो डिप्रिसिएशन हुआ है या जो भाव घटा है उसको आप माइनस कर दे। समझ रहे हो? आपने तो 1,000 रुपये खर्चा किया, अब आपको पता चला कि उसमें से कोई सामान आपने लगाया था जिसकी आज की कीमत, जब आपने बनाना शुरू किया था तब तो उसमें 1,000 रुपये था, लेकिन आज की कीमत कितने है, 50 रुपए, उसमें और ज्यादा घट गया है। तो हम क्या मानेंगे कि जो उसका नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 950 रुपए है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने उस समय जब लोहा लगवाया किसी मशीन को बनाने में तो वो 10 रुपए किलो था, आज वो 9 रुपए किलो हो गया। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट काउंट होगा ना वो कितना होगा, 9 रुपए। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं कि किसी चीज को बनाने में, देखो प्रोडक्शन में, उत्पादन में, है ना। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि पैसे या फिर वैल्यू हम कैसे कमा सकते हैं, 2-3 चीजों से। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि मान लो एक समोसे का दुकान है, वहां आप जाते हो तो वो क्या करता है कि पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, उसने समोसे बनाए, है ना। अब वो समोसों की कितनी वैल्यू है, ये हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं? पहला ये कि हम ये देख लें कि उसको बनाने में कितना खर्च लगा, या दूसरा ये हम ये देख लें कि उसको बेच करके कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, मान लो 10 समोसे बनाए उसने, उसको बनाने में कितना खर्च लगा, या उसको बेच करके कितना पैसा उसको मिल जा रहा है। या एक और तरीका है कि कोई उसको खरीद रहा है 10 समोसों को, तो टोटल कितना पैसा दे रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि किसी चीज को बनाने में, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं कि बनाने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं किसी चीज को बनाने में। आप एक बात सोचो, कोई भी नई चीज बनानी है, ठीक है, कोई सामान बनाना है, तो उसमें क्या क्या बेसिक जरूरत होंगी। सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा, कैपिटल जिसको कह देते हैं पूंजी, है ना। दूसरा क्या चाहिए, आदमी, लेबर, मजदूर। ठीक है, तीसरा क्या चाहिए, जगह, जमीन, रिसोर्स, है ना, या लैंड, आप ऐसे मान लो। ये तीन जो है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है किसी चीज को बनाने में, उत्पादन में। क्या क्या, पैसा, श्रम या लेबर, और तीसरा क्या, जमीन। और चौथा, अगर ये तीनों चीजें सही रही ना तो उसके लिए चाहिए हमें इंटरप्रेन्योर, या हिंदी में क्या कह देते हैं, उद्यमी। क्योंकि उद्यमी जो है ना, ये तीनों चीजों को मैनेज कर लेता है, वो पैसा भी ले आएगा, वो लेबर भी ले आएगा और जगह भी ले आएगा, है कि नहीं। जैसे अंबानी जी हैं, उनको कोई कंपनी बनानी है तो वो उद्यमी तो है ही, तो क्या उनको लेबर या कैपिटल या फिर जगह की जरूरत पड़ेगी तो उनको दिक्कत होगी, नहीं होगी, है ना। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें बेसिकली 4 चीजें चाहिए, जिनमें से मेन कौन कौन सी है, पैसा, जगह, और मजदूर या फिर लेबर्स। अब इन सबसे जो चीजें मिलती हैं, जैसे कैपिटल से क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। खैर ये छोड़ दो, ये फैक्टर ऑफ इनकम आता है। ठीक है, आपको बस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखना, ये 4 चीजें याद रखना, क्या क्या, पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमी। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी सॉरी।
हाँ, हम कहाँ पे, अब इतनी बात आपने समझ ली कि प्रोडक्शन में हमें चार चीजें चाहिए किसी चीज का उत्पादन में। अब हम देख लेते हैं कि नेशनल इनकम को मापने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, है ना, क्या क्या मेजरमेंट्स हैं। लेकिन इसको समझने से पहले ना आपको चीज समझ लो, आपने देखा होगा कि कई बार पूछ लेते हैं कि जीडीपी एट एफसी बताओ, ठीक है ना, कि जीडीपी का मान एफसी पर क्या होगा या जीडीपी का मान एमपी पर क्या होगा। ठीक है, तो ये एमपी क्या है, एफसी क्या है, या फिर बेस प्राइस क्या है, ये क्या है ना, ये सारी चीजें पहले हम समझ लेते हैं, फिर जीडीपी जीएनपी देखेंगे। आ जाओ पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है कि कोई फैक्टर कॉस्ट पे कर रहा है, कोई मार्केट प्राइस पे कर रहा है क्या। तो देखो, फैक्टर की बात जब जब आएगी ना, जब जब आएगी तो ज्यादातर टाइम आप ऐसे सोचना कि फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन या उत्पादन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, उत्पादन से जुड़ा हुआ बात हो रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, सिंपल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें सामान का पैसा तो लगता ही लगता है। आपने बोल देखा ना कि किसी चीज को बनाने में चार फैक्टर्स चाहिए, क्या क्या, जगह, जगह चाहिए, श्रम चाहिए, और पैसा चाहिए, और उद्यमी चाहिए। तो उन सब में जितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो वो सब क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। सब छोड़ दो, आप एक घर बनवा रहे हो, तो मान लो उसमें बालू ले आ रहे हो या फिर रॉड ले आ रहे हो, उसका पैसा भी लगेगा, मजदूरी मजदूर कर रहा है उसका भी पैसा लगेगा, और जो जगह आपने खरीदी है जिस पर आप घर बनवा रहे हो उसका भी पैसा लग रहा है, और आप जो पैसा लगा रहे हो वो तो है ही। उन सब को जोड़ दोगे ना, तो आपका टोटल जो लागत है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपका ये घर बनवाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो वही होता है फैक्टर कॉस्ट, को किसी चीज को उत्पादन करने में कितना टोटल खर्चा लगा उसको हम फैक्टर कॉस्ट कह देते हैं। अब दूसरा क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस ये होता है कि वो चीज जो बनी है वो कितने में बिक रही है। समझ रहे हो, कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर पैसे समझ लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, वो बिस्किट बना रहा है, एक बिस्किट की पैकेट बनाने में उसको 5 रुपए का खर्चा लग रहा है, लेकिन मार्केट में वो बिक कितने का रहा है, 10 रुपए का। तो उसका फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, 5 रुपए, लेकिन मार्केट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। समझ आ गई बात, बनाने में जो खर्चा लगा फैक्टर कॉस्ट, जितना वो बिक रहा है वो मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे कैसे निकालते हैं, देखो, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या होता है ये देख लो आप पहले। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है ना कि आपको पता है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ अभी। सरकार को हम टैक्स देते हैं, लेकिन कई बार हम उसको डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, आप सरकार को तो नहीं दे रहे हो, आप दुकानदार को दे रहे हो या फिर कंपनी वाले को दे रहे हो, और कंपनी वाला सरकार को दे रहा है, उसको हम कह देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब हो गए। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी टैक्स का उल्टा होता है। सब्सिडी वो है जो सरकार देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको कल इफ्को का उदाहरण दिया था कि इफ्को जब खादर बनाता है ना, खाद्य बनाता है, तो उसको बनाने में ज्यादा खर्चा लगता है, तो सरकार खुद पैसा देती है कि भाई तुम मेरे से कुछ लेकर के लगाओ ताकि हम इसको सस्ते में दे पाए, है ना। तो सब्सिडी वो पैसा है जो सरकार दे रही है, और टैक्स वो है जो आप सरकार को दे रहे हो। बेस ईयर क्या हो जाता है ये भी समझ लो। देखो, बेस ईयर या आधार वर्ष ऐसा एक वर्ष मान लेते हैं जिससे आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही है, महंगा सस्ता जो भी हो रहा है, एक हम साल को मान लेते हैं कि हम उससे तुलना करेंगे, है ना। जो आप एक मानते हो ना कि एक बेंचमार्क हो गया ये मेरा, ठीक है, कि अब हम इससे तुलना कर सकते हैं अगले 5 साल तक, 10 साल तक, कि जो भी मेरा ग्रोथ हुआ या जो भी मेरा डाउनफॉल आया, जो भी हुआ, ठीक है, वो आधार वर्ष से हम तुलना करेंगे। ऐसा होता है। अब हमारा जो करंट आधार वर्ष है वो क्या है, 2011-12, लेकिन अब इसको बढ़ाने की बात हो रही है, 2022-23 की बात चल रही है कि लिया जाए, और उसको उससे भी आगे करने की बात चल रही है। तो अभी देखो, अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी तक फिलहाल 2011-12 ही कंसिडर हो रहा है। और ये सारी चीजों को कौन रेगुलेट करता है, उस संस्था का क्या नाम है, सीएसओ, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है ना, शायद हिंदी ही होता है इसका, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। यही कैलकुलेट करता है राष्ट्रीय आय। क्या कैलकुलेट करता है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करता है। जीडीपी भी, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिक फैक्ट है, ये याद रखना, बस देख लेना एक बार। इनडायरेक्ट नेट नेट टैक्स क्या होता है, देखो,
इनडायरेक्ट नेट टैक्स ये होता है कि जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप दे रहे हो और जो सरकार आपको दे रही है, उन दोनों को घटा दो एक दूसरे से, उन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, जैसे मान लो आप 100 रुपये टैक्स दे रहे हो, सरकार ने 50 रुपये आपको आपके माफ कर दिए, तो आपका टोटल टैक्स कितना पड़ा, नेट जो टैक्स पड़ा वो कितना पड़ा, 50 रुपये का। उसी को हम कह देते हैं इनडायरेक्ट नेट टैक्स। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे आ जाओ। अब अगर यहाँ देखो, फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट निकालने का एक आसान तरीका है कि मार्केट प्राइस में से, ये देखो, अगर हम यहाँ अगर ब्रैकेट लगा देते हैं, मान के चलो यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते, जस्ट सेकंड, यहाँ अगर मेरे पास लिखने की दिक्कत है, यहाँ एक मान लो हम ब्रैकेट लगा दें, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा दें, तो क्या हो जाता है, ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, ये प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब जब ये प्लस माइनस हो जाता है तो जरा यहाँ याद देखना, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या था वैल्यू, सॉरी इनडायरेक्ट नेट टैक्स का क्या था वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वही हो गया। तो मार्केट प्राइस में से मान लो हम कितना में बेच रहे हैं, कोई सामान 10 रुपए की बीच बिक रही है, ठीक है, वो कब 10 रुपए की बिक रही है, जब सरकार ने जो पैसा दिया था, मान लो कि मुझे बनाने में 5 रुपए लगे, सरकार ने कहा कि भाई 1 रुपए मैं माफ कर रहा हूँ या मेरी तरफ से ले लो, तो मेरे कितने खर्चे हो गए, 4 रुपए उसको बनाने में। लेकिन जब मैं मार्केट में आया तो वो मेरे से 4 रुपए एक्स्ट्रा क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है। अब जो टोटल खर्चा हो गया मेरा एक प्रोडक्ट का कितना हो गया, 8 रुपए हो गए ना। ऐसे एक्चुअली में बनाने में तो 4 रुपए ही लगे थे, लेकिन टोटल कितने हो गए, 8 रुपए। तो वही है कि वो टोटल 4 रुपए कहाँ से आए, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से। ठीक है, अब उसको जब आप घटाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा, फैक्टर का कॉस्ट मिल जाएगा। समझ आ गई बात? वैसे ही बाजार मूल्य क्या होता है कि बाजार मूल्य में, ये देखो, बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, इसको सीधा जोड़ दो, है ना। यहाँ से मार्केट प्राइस निकालना है तो इस वाले सेक्शन को उठा करके बाएं साइड में भेज दो, ये जा करके क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को बेचने में, बेचने की कीमत या उसको बनाने की कीमत कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बेचने वाला कीमत ज्यादा होगा, तो मार्केट प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है कि नहीं। जनरल यही होता है, अब कभी नुकसान में बेचना तो अलग बात है, और फैक्टर कॉस्ट जो बनाने का खर्चा वो कम होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना। अब आ जाते हैं कि जीडीपी समझते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, जीडीपी, इसका हिंदी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। पहले इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे इस्तेमाल कर कैलकुलेट करते थे। फैक्टर कॉस्ट कैसे, जैसे हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, आप सोचो, एक देश में, एक देश में कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कितना उत्पादन हो रहा है सामान और सेवाओं का, उसको हम जोड़ लें तो भी हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी आय पता कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ना वो समोसे की दुकान वाला, कि वो कितना पैसा खर्चा कर रहा है या कितने में बेच रहा है, कितने में लोग खरीद रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज पता कर लें तो हमें उसकी आय पता चल जाएगी। तो सेम ऐसे देख लो आप, जीडीपी पता करनी, पर करनी है तो क्यों करनी है, ठीक है, जीडीपी इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हम राष्ट्रीय आय पता कर सकें, हमारा मेन मकसद तो वही है। देखो जीडीपी पहले क्या होता था ना, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था, है ना, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पे, कि किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है। जैसे मान लो एक बिस्किट कंपनी है, वो 10 पैकेट बना रही है, ठीक है, 10 को बनाने में 5 रुपए लग रहे हैं, तो 50 रुपए लग रहे हैं। तो पहले जीडीपी कैलकुलेट होता था ना, तो 50 रुपए माना जाता था कि हाँ भाई चलो 5 5 रुपए खर्च आए हैं बनाने में, तो टोटल जीडीपी हो गई 50 रुपए। लेकिन अब जो होता है ना कैलकुलेट, ये मार्केट प्राइस के वैल्यू पर होता है, कि भाई तुम बनाने में कितना खर्चा लगा रहा है उससे मतलब नहीं, कितने में बिक रहा है उससे मतलब है। तो मार्केट प्राइस जैसे मान लो एक बिस्किट पैकेट 10 रुपए में बिक रही है, तो हम 50 रुपए नहीं जोड़ेंगे, 10 दाएं 100 रुपए जोड़ेंगे, जीडीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। आगे बात समझ में, तो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब जीडीपी होती क्या है, देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं, याद रखना, ये इंटरमीडिएट नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। और हाँ एक और चीज ध्यान रखना जीडीपी के बारे में, ये कोई भी गुड्स एंड सर्विस, कोई भी सामान या सेवाएं जो भारत के सीमाओं के अंदर बनाई जा रही है, विद इन द कंट्री, इसीलिए तो इसका नाम घरेलू है, घरेलू है, घरेलू सकल उत्पाद, घर के अंदर, घरेलू काम कहाँ होता है, घर के अंदर। तो घर के अंदर कितने सामान बनाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, ठीक है, हो सकता है वो बाहर का भी बना रहा हो सकता है वो इंडिया का ही बना रहा हो सकता है वो दूसरे देश का बना रहा हो, सबको जोड़ा जाता है, ठीक है, सबको जोड़ा जाता है। तो उनकी वैल्यू कितनी है,
और उन सबको जोड़ करके हम क्या पता कर लेते हैं, जीडीपी पता कर लेते हैं। क्या हम 5 साल का एक साथ जोड़ लेते हैं? नहीं, 1 साल का जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? एक वित्तीय वर्ष का। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का डेट। ठीक है, इसी को हम बजट वर्ष भी कह देते हैं। तो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में कितना सामान बना है अपनी सीमा के अंदर, अपने देश के अंदर, उन सबको जोड़ दे तो जीडीपी पता चल जाता है। अब फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो ये भी हम किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्केट प्राइस पर। क्या अब आपको बताने की जरूरत है कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है? नहीं ना। तो आप बस समझते जाओ सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। देखो घरेलू उत्पाद में क्या था कि सारे सामान जो घर में बन रहे थे। अब राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है कि राष्ट्र के लोग सामान बनाएंगे। ठीक है, अब चाहे हिंदुस्तानी व्यक्ति, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो इंग्लैंड में रहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, भारतीय तो भारतीय ही है। ये टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये पढ़ो यहाँ पर, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री सिटीजन। समझ रहे हो? उस देश के नागरिक के द्वारा, कोई फर्क नहीं पड़ता भारत के अंदर बन रहा है या किसी देश के अंदर बने, और देश के बाहर बन रहा है, वो कहीं भी बन रहा है, अगर उस देश का नागरिक बना रहा है तो वो सबका सब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, जीडीपी में ऐसा नहीं था। अब देखो जीएनपी कैसे निकालते हैं। जीएनपी निकालने का तरीका है कि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको जोड़ दो। ये क्या है भैया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये क्या है? देखो होता क्या है कि कुछ लोग जो भारत के हैं वो दूसरे देश में रह रहे होंगे, ठीक है, और वो वहां पर पैसा कमा करके भारत में भेज रहे हैं। वैसे ही ऐसे भी तो हो सकता है कि कई सारे लोग जो दूसरे देश के हैं वो भारत में रह रहे हैं और यहाँ से पैसा कमा करके बाहर भेज रहे हैं, तो हमारा पैसा वहां जा रहा है और वहां पैसा यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों का अंतर। जैसे मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति इंग्लैंड में रह रहा है, वो 100 रुपये भेज रहा है, और इंग्लैंड का कोई यहाँ पर रह रहा है, वो 50 रुपये वहां भेज रहा है। तो अंतर क्या हो जाएगा? टोटल 50 रुपये। कितना हो गया? 50 रुपये। हमारे पास कितना आ रहा है? 50 रुपये। तो जो 50 रुपए आया ना, उसको जीडीपी में जब आप जोड़ दोगे ना, वो हो जाएगा आपका जीएनपी। क्या हो जाएगा? जीएनपी। समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाते हैं। अब एनडीपी क्या होता है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो ग्रॉस तो आपने देख लिया, सकल घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? कुछ नहीं है भाई, आपने जीडीपी निकाल ली। ठीक है, जीडीपी निकाल ली कि जितना भी घरेलू उत्पाद हो रहा था, घर के अंदर जो भी चीजें बन रही थी, वो हमने जीडीपी देख ली। अब उसमें से उसमें क्या माइनस कर दो? ह्रास माइनस कर दो, या डिप्रिसिएशन को माइनस कर लो कि किसी चीज की वैल्यू 1 साल में गिर गई है। ठीक है, तो उसको बस माइनस कर दो। क्या निकल गया? एनडीपी निकल गया। वैसे ही एनएनपी निकालना है तो क्या कर लो? ये देखो जीएनपी आपने निकाली थी ना, तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। सिंपल। ये दो बातें कितनी आसान हो गई जब आपने जीडीपी और एनडीपी समझ ली तो। ठीक है, अब एक टर्म आ जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ये क्या होता है कि भारत का नागरिक, ठीक है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना इनकम कम। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि पर्सनल इनकम आपकी क्या है, ठीक है, यानी आपकी पर्सनल आय क्या है, एक आदमी की बात हो रही है, लेकिन नेशनल इनकम की बात हो रही है ना। तो देश में जितने लोग रह रहे हैं, अब वो चाहे भारत के अंदर हो, देखो यहाँ पर लिखा है ना, बोथ अंदर और बाहर, बोथ अंदर और बाहर। वो चाहे भारत के अंदर हो या बाहर कहीं भी रह रहे हो, अगर वो भारत का नागरिक है, कितने पैसे कमा रहा है, उन सबको जोड़ते हैं तो क्या निकल जाता है? ग्रॉस नेशनल इनकम या सकल राष्ट्रीय आय। ये कैसे निकल जाता है? जीडीपी में नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड जो आ रहा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको जोड़ लो। ये क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई बाहर से 100 रुपये कमा के भेज रहे हैं, और हम यहाँ से, यहाँ कोई व्यक्ति है जो बाहर का है, वो यहाँ से 50 रुपये भेज रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना आया? 50 रुपये ही आया ना। 100 में से तो 50 माइनस हो जाएगा, तो जीडीपी में हम 50 रुपये ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? जीएनआई। ठीक है, या ग्रॉस नेशनल इनकम, या सकल राष्ट्रीय आय। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ जाते हैं। जीवीए क्या है, या ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? सकल मूल्यवर्धन जिसको हम कह देते हैं। देखो सीएसओ ने ना, सीएसओ ने ना इसको जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया है, जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया है। इसी का इस्तेमाल करके वो जीडीपी निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं? देखो ये क्या करता है कि मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल। होता क्या है कि हम जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे, हम ऐसे जोड़ रहे थे कि एक सामान को बनाने में जितना भी खर्चा लगा हम सब जोड़ रहे थे। लेकिन जीवीए में क्या होता है कि देखो
एक सामान बन करके तैयार हो गया, अब उसकी कीमत कितनी है मार्केट में? 10 रुपया। लेकिन अगर हम ये जोड़ें कि इसको बनाने में, जैसे मान लो एक बिस्किट बनाया हमने, उसकी वैल्यू आ रही है 10 रुपया। अब हम ये जोड़ें कि भाई उसके आटा आटा 5 रुपए किलो था, उसकी चीनी 3 रुपए किलो थी, ठीक है, और उसमें पानी का इतना खर्चा था, मेहनत मजदूरी इतना खर्चा था, तो आप उसी चीज को दोबारा जोड़ रहे हो ना, क्योंकि उसी सब को तो कैलकुलेट करके वो 10 रुपए पर पैकेट बना है, ठीक है ना। तो वो सब जो बीच में लगा है, रॉ इनपुट्स लगे हैं, उन सबको जब आप माइनस कर देते हो ना, उनको जब आप माइनस कर देते हो टोटल वैल्यू में से, तो क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको सकल मूल्यवर्धन कह देते हैं। ये देखो, आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच में जितना खर्चा लगा है भाई, उसको मत जोड़ो, उसको जोड़ करके ही तो एक पैकेट का दाम 10 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब आपको दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप उससे जोड़ोगे तो फिर वो दोबारा जुड़ जाएगा, तो वही आटा वही चीनी फिर दोबारा जुड़ेगा, तो उसको हटा करके जो वैल्यू बनता है ना, उसको हम जीवीए कह देते हैं। इसी का इस्तेमाल होता है किसको कैलकुलेट करने में? इसका इस्तेमाल होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में। जीबीओ को जब आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करो, इस पर मार्केट प्राइस पर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है? जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी और मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करना है, बाकी चीजें छोड़ दो, आपके काम की नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, आप देख लेना, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ? आगे बढ़ जाए। अब इतनी बात समझ आ गई है, तो अब ये भी देख लो, हमने क्या क्या देख लिया? राष्ट्रीय आय देख ली, ठीक है, फाइनल गुड्स देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। फाइनल गुड्स देख ली, इंटरमीडिएट गुड्स देख लिया, फ्लो देख लिया, स्टॉक्स देख लिया, जीआई देख लिया, एनआई देख लिया, डिप्रिसिएशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और टर्म्स जैसे फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस देख लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देख लिया, सब्सिडी देख ली, बेस ईयर देख लिया, है ना, इतनी सारी चीजें देख ली। उसके बाद जीडीपी देख लिया, जीएनपी देख लिया, फिर एनएनपी देख लिया, एनडीपी देख लिया। उसके बाद जीवीए देख लिया, जीवीए से जीडीपी कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारा जो मेन मोटिव था ना, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करना, वो कैसे निकालेंगे। देखो एक और चीज देख लो कि नेट फॉरेन इनकम निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है? नेट फॉरेन इनकम या शुद्ध विदेशी आय, तो कैसे निकालोगे? जीएनपी में से जीएनपी में से जीडीपी घटा दो, जीएनपी में से जीडीपी घटा दो, लेकिन किस पर? फैक्टर कॉस्ट पे। देखो इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा, पूछ नहीं रहा अभी आपसे, ठीक है, बस आप देख लेना एक बार कि जीएनपी में से जीडीपी घटाओगे किस पर? मार्केट प्राइस पर नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे, तब क्या निकल जाएगा? शुद्ध विदेशी आय निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब ये देखो, ये समझने वाली बात है। एनएनपी, एनएनपी ये क्या है? एनएनपी क्या है? 10 सेकंड। जस्ट सेकंड, आपने देखा था ना, हाँ ये रहा एनएनपी। एनएनपी था किस पर? मार्केट प्राइस पर। क्या था? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। इतनी बात आपको पता थी। लेकिन ये देखो यहाँ पर एनएनपी किस पर है? फैक्टर कॉस्ट पे है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि एनएनपी आपने मार्केट प्राइस पर निकाल ली, ठीक है, आपने मार्केट प्राइस पर निकाला हुआ है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन करके। अब इसमें से क्या करो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। समझ आ रही बात आपको? ये क्या है? अगर हम ये यहाँ ब्रैकेट लगा दें, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस हो गया, तो ये देखो टैक्स में से सब्सिडी घटाने का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ रही है कितना आसान है ये? तो एनएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? क्योंकि एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट पे आप निकाल लोगे ना, तो आपका राष्ट्रीय आय निकल के तैयार हो जाएगा, नेशनल इनकम निकल के तैयार हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? आ गई समझ? ठीक है। वैसे ही यस, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि जीएनपी जो आपने निकाला ना मार्केट प्राइस पर, जीएनपी कैसे निकाला था? जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था। अब इसमें से भी अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, तो भी आप क्या निकाल लोगे? राष्ट्रीय आय निकाल लोगे। इतनी बात समझ आ गई? वही बात यहां पर लिखा हुआ है, देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट नेट टैक्स। ये वाले वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। चलो, ये अभी काम का है नहीं, इसलिए मैं आपको, हाँ अब ये देख लो, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं आपके।
कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सबसे पहला प्रयास राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट, आधिकारिक अटेम्प्ट किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने। क्वेश्चन बने हैं भाई, मैं दिखाऊंगा अभी आपको लास्ट में। पहला साइंटिफिक मेथड किसने यूज किया था? ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया किसने इस्तेमाल किया था? वीके आरबी राव ने। ये तीन बातें याद रखना दोस्त, इससे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, मैं दिखाऊंगा। अब इतनी बातें अगर आप समझ आ गए हैं तो हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई क्या क्या चीजें होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं हम। बहुत आसान है ये तीन मेथड, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, लेकिन कई बार आदमी भूल जाता है। मुझे लगता है अब इसके बाद आप भूलने वाले हो। ये सिर्फ अंग्रेजी है और कुछ भी नहीं है दोस्त। ठीक है, अंग्रेजी है और कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी और कुछ भी नहीं है। हाँ, देखो, मेथड्स टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसको क्या कह देते हैं? उत्पादन विधि या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसको कह देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि, या इसको कह देते हैं इनकम मेथड या आय विधि। ठीक है, आप हिंदी में लिख लेना, मैं भूल गया हूँ लिखना, बट मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि एक आदमी मान लो समोसे की दुकान लगाता है। ठीक है, अब उसके पास कितना पैसा है, कितने की वैल्यू है, वो पता करना है तो तीन तरीके हैं। पहला तो ये पता कर लो कि उसको समोसे बनाने में कितने पैसे लगे। मान लो कि वो दिन का सिर्फ 10 समोसे लगा रहा है, बना पा रहा है, तो उस 10 समोसे को बनाने में कितना खर्चा लगा, ये कैलकुलेट कर लो तो पता लग जाएगा कि उसके पास कितना वैल्यू है। या दूसरा तरीका ये है कि उस 10 समोसों को बेच करके कितना पैसा मिल रहा है, ये कैलकुलेट कर लो। या तीसरा तरीका ये है कि उन 10 समोसों को खरीदने में कितना पैसा लोग खर्चा कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर लो। इन तीनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे, कुछ भी अगर आप पता कर लोगे तो पता लग जाएगा कि उस दुकानदार के पास पैसा कितना है या वैल्यू कितनी है। इतनी बात समझ आई। वैसे ही अब दुकानदार की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर, किसकी हो रही है? राष्ट्रीय आय की। पूरे भारत लेवल पे समझ लो आप कि पूरे भारत के जितना प्रोडक्ट बना है, ठीक है, आप या तो वो देख लो कि जितना प्रोडक्ट बना उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है, उस उसी की बात कर लेते हैं हम पहले मेथड में, उत्पादन विधि में, कि कैलकुलेट एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि एक साल में जितना भी प्रोडक्ट बना है, जो भी सामान या सेवाएं बनी है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको आप पता कर लो तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है हमारी। ठीक है, इसको सीएसओ ने कब अडॉप्ट किया है? जनवरी 2015 में। ठीक है, 2015 में सीएसओ ने इसको अडॉप्ट किया है कैलकुलेट करने के लिए। इसी का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन हो रहा है। आप ध्यान रखना, इसका उत्पादन विधि का या प्रोडक्ट मेथड का, है ना। इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। ये सेकंड वाला याद रखना, जीडीपी बराबर सम टोटल ऑफ जीवीएफ ऑल द फर्म्स। ठीक है, ये सिंपल ऐसे समझ लो ना कि प्रोडक्ट वैल्यू मतलब कि कोई सामान बनाने में कितना पैसा लग रहा है एक साल में, जितने भी सामान बने उसका कितना मान है, कितना वैल्यू है, वो अगर हम पता कर लें तो प्रोडक्ट मेथड का हिस्सा होता है। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड या फिर व्यय विधि, कि वो जितने भी सामान बने हैं, ठीक है, उसको, उस पर कितना खर्चा लगा है, ठीक है, उस पर कितना टोटल खर्च लगा है, वो पता कर ले हम। वो पता कर ले तो अभी हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कितने का था। अब इसको कैलकुलेट करने का ना, देखो कितने तरीके से पैसे खर्च हो सकते हैं। आप सोचो ना देश लेवल पर, घर में तो छोड़ दो, दुकान पर छोड़ो, ये चार पांच तरीके हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये टोटल खर्चा है। पहला है सी। सी मतलब कंजम्पशन। ठीक है, कि एक घर में कितना रुपया खर्चा हो रहा है वो जोड़ लो। टोटल भारत में जितने घर हैं, एक एक घर का जोड़ लो, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं वो लोग सामान को खरीदने में टोटल। दूसरा, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने भी भारत में कंपनियां हैं, जितने भी छोटे छोटे उद्यम हैं, उनमें कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी तो खर्चा है भाई, उसको जोड़ लो। तीसरा, सरकार ने टोटल कितना खर्चा किया एक साल में, उसको जोड़ लो। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जब आप करते हो उससे क्या होता है? पैसा आता है। इंपोर्ट जब आप करते हो उससे पैसा जाता है। तो एक में तो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो हमें क्या करना है? पैसा खर्च वाला देखना है ना, तो इन दोनों का अंतर लेना होगा, सिंपल। तो हम क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं।
ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। टोटल खर्चा निकालना है, उन सबको जोड़ देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? जीडीपी निकल जाएगी, जिससे हम क्या राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम क्या कह देते हैं? व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड कह देते हैं। इतनी बात आगे समझ। हुआ बनाए कुछ नहीं है, उदाहरण के तौर पर ये देख लो। हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने बोला ना कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इसमें शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, और जो भी डोमेस्टिक और फॉरेन एक्सपेंडिचर है वो सब जोड़ा जाता है। हाँ, ये देख लो उदाहरण के तौर पे, ये हाउस होल्ड का घर का खर्चा कितना, मान लो 500 करोड़ सारे घरों का खर्चा है। बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट आया है 200 करोड़ का। गवर्नमेंट ने कितना टोटल खर्चा किया? 300 करोड़ का। एक्सपोर्ट कितना रहा? 100 करोड़। इंपोर्ट कितना रहा? 150 करोड़। तो इन सब चीजों को जोड़ दो और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा लो, वही काम मैंने करा है यहाँ पे। तो टोटल कितना जीडीपी हो गया? 950 करोड़। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरा मेथड क्या हो जाता है? इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है? आय विधि। आय विधि में क्या होता है कि सामानों को बनाने में, ठीक है, या उनको बेच करके कितना पैसा आ रहा है, कितने पैसे की कमाई हो रही है, उन सबको हम कह देते हैं आय विधि। ठीक है, उनको क्या कह देते हैं? आय विधि। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस, ये देखो ये क्या है? डब्ल्यू आर आई प्रॉफिट, ये बनाने में टोटल खर्चा, फिर उस पर जो टैक्स लगा है वो, ठीक है, फिर उस सारा वैल्यू जोड़ जाड़ के जो बेच रहे हैं उसको जितने में, उन सब का वैल्यू है ये। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है कि 10 रुपए का, मान लो कोई सामान बनाने में 5 रुपए लगेगा, 2 रुपए टैक्स लगे, ठीक है, 2 रुपए और कोई एक्स्ट्रा चीजें लगी, लॉजिस्टिक का चार्ज लगा, ये सब जोड़ जाड़ करके जब उसको हम बेच रहे हैं 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो टोटल इनकम एक सामान को बेचकर कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है ना। ये सब फालतू चीजें इनको मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि सामान को बेच करके कितना कीमत आएगा, कितने की आय होगी, उन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो भी तो हमें पता लग जाएगा, है ना, कि कितने की कमाई है, कितने का इनकम है। इतनी बात आ गई समझ में, और कोई खास इसमें जरूरत है नहीं। ऑपरेटिंग प्लस क्या होता है, या हिंदी में इसको कह देते हैं संचालन अधिशेष। क्या कह देते हैं? संचालन अधिशेष। जो प्रॉफिट, ठीक है, जो उत्पादक लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बना रही है, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, किराया दे करके और जो मेहनत मजदूरी दे करके, टैक्स वगैरह नहीं हटा करके, टैक्स वगैरह सब उनके पास है, फायदा वगैरह सब उनके पास है, सिर्फ किराया दे करके और मजदूरी दे करके जो भी उनके पास इनकम आ रहा है, जो भी पैसे उन्होंने बनाए हैं, उन सबको हम कह देते हैं क्या? संचालन अधिशेष। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इतनी बात आपको समझ आ गई है, तो हम आ जाते हैं किस पर? पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम क्या होता है? व्यक्तिगत आय क्या होती है? कुछ नहीं है भाई। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र की आय। पर्सनल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति या प्रति घर, ठीक है, कितनी आय है, एक व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, एक घर में कितने की कमाई हो रही है, उसी को हम पर्सनल आय कह देते हैं। बिल्कुल सिंपल बात, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को हम क्या कह देते हैं? पर्सनल इनकम। एक व्यक्ति या एक घर या किसी एक इकाई को पकड़ लो, उसका कितना आय है वो बता दो, वही हो गया पर्सनल इनकम। अब देखो हिंदी में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अवितरित लाभ। ये सिर्फ टर्म है और कुछ नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब ऐसा लाभ जो लोगों में बांटा नहीं गया, उसी को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पर्सनल इनकम निकालने का ये देखो इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि पर्सनल इनकम निकालना है, हर व्यक्ति का कितना आय है, ठीक है ना। आपके पास अगर राष्ट्रीय आय पता है, नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम, तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी कैसे निकालेंगे? उसमें से आप कॉर्पोरेट का टैक्स, सीटी मतलब कॉर्पोरेट का टैक्स, उन्होंने कितना टैक्स दिया है वो घटा दो, और यूपी का मतलब वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अवितरित लाभ, इन दो चीजों को घटा दो, तो जो बच रहा है वो सब क्या हो जाएगा? पर्सनल इनकम। क्या हो जाएगा? पर्सनल इनकम। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफर पे लिखा है। ट्रांसफर पे क्या होता है? वैसा पेमेंट, वैसा पैसा जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा पैसा होता है? जैसे पेंशन का पैसा होता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना, सब्सिडी का पैसा, पहले गैस का मिलता था कि हाँ भाई इतने पैसा आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो ये सब क्या है? ट्रांसफर पे, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब हमने ये तो देख लिया पर्सनल इनकम क्या है। या जो पर्सनल इनकम आ रहा है किसी व्यक्ति का, मान लो कोई व्यक्ति है उसका पर्सनल इनकम है महीने का 1,000 रुपए, क्या वो सीधा 1,000 रुपए खर्च कर देता है? नहीं, उसमें क्या होता है कि 100 रुपए वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, चाहे वो इनकम टैक्स दे चाहे कोई सा भी टैक्स दे। हो सकता है कि वो जब रास्ते से आ रहा हो कंपनी से काम करके घर, ठीक है, तो उस पर कोई चालान कट जाए या फिर कोई फाइन लग जाए, तो वो भी पैसा उसको 1,000 रुपए में से देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 100 1,000 रुपए कमा रहा है कोई आदमी, वो 100 रुपए का इनकम टैक्स दे दिया, 50 रुपए का फाइन कट गया,
तो उसके पास जो पैसा बच गया वो क्या हो गया, 150 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब जो टोटल पैसा बचा उसके पास क्या हो गया, 850 रुपए। तो वो जो पैसे जो वो खर्च कर सकता है अब, वो कितना हो गया, 850 रुपए। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या व्यक्तिगत निवल आय। ये वो पैसा है जो उसका मुख्य पैसा है, नेट पैसा है, ठीक है। अब वो इसको खर्च कर सकता है। इसको निकालने का क्या तरीका, देखो जो उसने पर्सनल इनकम कमाया है, मान लो मैंने बोला ना कि 1000 रुपए उसने कमाए हैं, अब उसमें से मान लो कि उसने कुछ पैसा टैक्स दे दिया, पीटीपी मतलब पर्सनल टैक्स पे कोई पैसा टैक्स दे दिया, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, उसको घटा दो। और कुछ नॉन टैक्स पे जैसे कुछ फाइन भर दिया, चालान भर दिया, उसको भी घटा दो, है ना। जैसे बोला था ना मैंने कि 1000 रुपए की कमाई हो रही है उसकी, 100 रुपए टैक्स में चला जा रहा है, 50 रुपए फाइन में चली गई, तो 150 रुपए माइनस होगा ना, तो उसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, नेट इनकम, वो हो जाएगा 850 रुपए का। वही 850 रुपए क्या कहलाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या व्यक्तिगत निवल आय। वैसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट कर लो। आपने पर्सनल जब कैलकुलेट कर लिया तो राष्ट्रीय लेवल पे कैसे कैलकुलेट करोगे, भारत की जितनी आय हुई, क्या उसको डायरेक्ट खर्चा कर सकते हैं, नहीं। उसमें से क्या करो, जो भी एक्स्ट्रा टैक्स है या फिर जो भी एक्स्ट्रा खर्च है, टोटल इनकम अवेलेबल फॉर ए नेशन फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड नेट करंट ट्रांसफर, ठीक है। जो भी पैसे एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको निकाल दो, ठीक है। तो जो बच गया जिसको सरकार अब खर्चा ले सकती है उसको हम कह देते हैं राष्ट्रीय निवल आय। बिल्कुल सिंपल बात। एनडीआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को, एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम और माइनस डिप्रिसिएशन। ये देखो आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है ना, उसमें से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनएनआई मिल जाएगा। अब एनएनआई में क्या करो, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। ये क्या है कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है और कितना पैसा यहाँ से जा रहा है, उन दोनों का अंतर ले लो, उन दोनों को जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। ये पैसा और एनएनआई दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट डिस्पोजेबल इनकम या राष्ट्रीय निवल आय। इतनी बात समझ आ गई आपको, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इतनी बात के लिए पर्सनल इनकम क्या था, क्या असली पैसा है वो, नहीं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम असली पैसा है, वो पैसा जो खर्च कर सकता है। वैसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो पैसा है जो भारत खर्च कर सकता है, ठीक है। उसमें टैक्स वगैरह या फिर जो फालतू के उसके पैसे लगे हुए हैं वो उसमें जोड़े नहीं जाएंगे। अब देखो नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी ये होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए गिवन ईयर। ये वर्तमान में जैसे कोई समय चल रहा है, ठीक है, मान लो कि इस साल पिछले 2024 और 25 में कितने पैसे का टोटल गुड्स सामान और सेवाएं बनी है, ठीक है ना, सामान और सेवाएं बनी है। ये देखो, सॉरी, सामान और सेवाएं बनी कहां पर, विद इन ए कंट्री, ठीक है, विद इन अ कंट्री। तो वर्तमान में जो उसका रेट है, वर्तमान में जो उसका भाव है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकल जाता है, नॉमिनल जीडीपी या चालू मूल्य है। लेकिन ये असली नहीं होता है। हम क्या करते हैं, असली निकालने के लिए ना एक बेस ईयर लेते हैं, हमने बोला था ना बेस ईयर रखते हैं। ये हमारा बेंचमार्क है, इससे हम तुलना करेंगे। जैसे हमारा अभी बेंचमार्क क्या है, 2011-12 का बेस ईयर आधार वर्ष है, तो हम उससे तुलना करते हैं। जैसे मान लो उस समय जो टोटल हमने गुड्स और सर्विसेज, सामान और सेवाएं बनाई थी, उनका कीमत 1000 रुपए था, ठीक है। और आज जो कीमत है वो 1100 रुपए है। तो सिर्फ कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, 10% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसमें भी 1100 रुपए है, ठीक है। लेकिन पिछले साल कितना हुआ था, मान लो 900 रुपए ही बना था। तो जब आप तुलना करोगे तो देखोगे कि बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। तो क्या वो ओरिजिनल है, नहीं। रियल जीडीपी जो है ये ओरिजिनल है। क्यों, क्योंकि हम एक बेंचमार्क से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, एक आधार वर्ष से तुलना कर रहे हैं। ये फर्क होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अब देखो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि अभी वर्तमान में जो जो रेट, जैसे मान लो कि महंगाई आ गई, 2011 में तो नहीं था, 2011 सबसे आइडियल ईयर था, ठीक है। इसीलिए तो हम उसको आदर्श वर्ष था, इसीलिए तो हम उसको लेकर के चल रहे हैं कि भाई ये सबसे बढ़िया साल गया है, जिसमें ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, एक बैलेंस ईयर है, इसलिए हम इसको आधार वर्ष के तौर पे लेंगे। अब मान लो कोई पिछले साल में क्या महंगाई आ गई या सस्तापन आ गया, तो वैल्यू में फर्क आएगा, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी जब हम काउंट करते हैं, चालू मूल्य जब हम काउंट करते हैं, तो उसमें महंगाई या सस्तापन ये सब एडेड होता है। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ये ऐड नहीं होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। एक और जरूरी चीज,
देखो जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, ये क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? देखो हिंदी में इसको कह देते हैं मूल्य अपस्फीतिक, सॉरी। इसको कैसे निकालते हैं? इसका मतलब क्या है? देखो असली जीडीपी कितना है और जो नॉमिनल जीडीपी आपने कैलकुलेट किया वो कितना है, उन दोनों के बीच में कितना फर्क आ रहा है ना, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं मूल्य अपस्फीतिक से या जीडीपी डिफ्लेटर से। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। इसको कैसे याद रखोगे? देखो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि नमूने लोग ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और रियल लोग नीचे चल रहे हैं, है ना? नमूने लोग ऊपर चल रहे हैं और रियल लोग नीचे। तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर और रियल जीडीपी नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाए। जीडीपी और वेलफेयर, ये बात भी देख लो। क्या जीडीपी और कल्याण, जिस देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है, क्या जरूरी है कि वहां पर लोक कल्याण बहुत ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कि मान लो कि इस देश का जीडीपी बहुत ज्यादा है, मान लो खूब पैसे हैं, लेकिन वहां जब 1,000 लोग रह रहे हैं, 90% या 95% पैसा सिर्फ 1,000 में से 100 लोगों के पास है या 10 लोगों के पास है, बाकी सारे लोग गरीब हैं। तो क्या लोक कल्याण हुआ? बिल्कुल नहीं। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज कितना हो रहा है, ठीक है, पैसा के अलावा क्या क्या चीजें वहां एक्सचेंज हो रही है, ये भी एक फैक्टर है। एक्सटर्नलिटीज, बाह्य, ये क्या होता है? बाह्यता, कि द बेनिफिट्स ए फर्म इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर नॉट पेड फॉर दिस। कोई काम किसी के लिए कर देते हो आप, लोक हित में कर दे रहे हो, उसका कोई फायदा या नुकसान हम नहीं देखते हैं, ठीक है ना? कोई उसके लिए पे कर रहा है, जैसे आप देखते हो ना भंडारा चल रहा है या फिर कोई पानी पिला रहा है फ्री में, वो सारी चीजें होती है क्या? एक्सटर्नलिटीज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मैंने आपको बता दी, एक्सटर्नलिटीज आपको बता दी। इतनी बात आपको आगे समझ? इतनी बात अगर आपको आगे समझ, तो हम अब इन्फ्लेशन देख लेते हैं, डिफ्लेशन देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। देखो इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, सिंपल हिंदी समझ लो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, या हिंदी में कह देते हो मुद्रास्फीति। क्या हो जाता है? महंगाई या मुद्रास्फीति। महंगाई या मुद्रास्फीति। किसी चीज का भाव बढ़ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? इन्फ्लेशन हो गई है या महंगाई आ गई है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो कुछ समझने वाली बात है कि जब किसी चीज का भाव बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि पैसे का जो भाव है वो कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? जैसे मान लो कि एक कलम को खरीदने में 1 साल पहले 5 रुपए लगता था, मान लो आज उसी कलम को खरीदने में 10 रुपए लग रहे हैं। यानी जो कल 5 रुपए का वैल्यू था, वही वैल्यू आज 10 रुपए का है कि नहीं? यानी पैसे का वैल्यू कम हुआ है ना। जो सामान कल हम 5 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज हमें 10 रुपए देना पड़ा उसके लिए। इसका मतलब है कि पैसे के भाव में कमी हुई है, उस पैसे का भाव गिरा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि परचेजिंग पावर या फिर क्रय शक्ति पैसे की कम हो जाती है। जिसके लिए हम 5 रुपए दे रहे थे, अब 10 रुपए दे रहे हैं, यानी पैसे का भाव गिर गया भाई, इसकी कीमत नहीं रही अब, ठीक है। अब दूसरा फर्क क्या पड़ जाता है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है? कैन इरोड सेविंग्स। जो आपके पास जमा पूंजी है, ठीक है, मान लो आपने पैसा जमा करके रखा हुआ था, लेकिन सामान क्या हो गया? महंगा पड़ गया, बहुत महंगाई चल रही है मार्केट में, तो अब आपको निकालना पड़ेगा जो जमा रखे हुए हैं, ठीक है। तो सेविंग्स पर भी फर्क पड़ता है। जो बोरोवर्स हैं, जो पैसा निकालने वाले हैं, उसको इससे क्या होता है? फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। क्यों? क्योंकि पैसे का वैल्यू कम है, ठीक है, तो ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। सॉरी, वैल्यू बहुत कम है तो ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो बोरोवर्स को बहुत फायदा होता है इससे। कहते हैं ना कि मान लो जो 2000 में 2002 में 2003 में 5,000 रुपए की कीमत वो आज नहीं है, ठीक है। आज तुम उस समय 5,000 निकालने करने जाओगे बैंक से तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आज 5,000 रुपए निकालने जाओगे तो बहुत आसानी है। क्यों? क्योंकि आज महंगाई ज्यादा है, ठीक है ना। तो आज 5,000 रुपए की वैल्यू बहुत कम है कि नहीं? अब देखो इन्फ्लेशन के ना 3 अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। क्या क्या है? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी पुल, इन्फ्लेशन। ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब देखा होगा। क्या है भाई? डिमांड पुल क्या है? ठीक है, महंगाई क्यों आती है आप ऐसे समझो कि ऐसा हो कि किसी सामान का डिमांड बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो। ये भी हो सकता है कि मान लो कि भाई जैसे आईफोन देख लो, कि इतना महंगा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सामान आ रहे हैं उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, उसको बनाने में खर्चा ज्यादा लग रहा है ना। तो सप्लाई बहुत कम है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें लागत ज्यादा, ठीक है। अगर पैसा बनाने में ही ज्यादा लग रहा है तो बेचेंगे भी ज्यादा में, है कि नहीं। तीसरा ये कारण हो कि लोगों के पास पैसा ही खूब ज्यादा हो गया हो। जैसे मान लो कोई एक सामान खरीदने में कोई एक आदमी है जो एक दवाई बेच रहा है,
उसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और आज की डेट में आपके पास 1,000 रुपए हैं, तो वो क्या कहेगा, भाई जो ज्यादा पैसे देगा वो ले जाओ। आप कहोगे क्या, मैं 200 देने को तैयार हूँ, आप क्या, मैं क्या कहूंगा, मैं 300 देने को तैयार हूँ। तो होगा क्या कि पैसे ज्यादा होंगे तो हम पैसा ज्यादा दे पाएंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है महंगाई का। अब महंगाई मापते कैसे, इसके दो मुख्य यंत्र हैं। क्या क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि मेजर्स एवरेज चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति किसी सामान को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर रहा था पहले और अब कितना खर्च कर रहा है, इसको मापने का यंत्र होता है। ठीक है, इससे माप लेते हैं। ठीक है, महंगाई कैसे पता चलेगी कि हाँ भाई चलो, कल एक पेन को खरीदने में मुझे 5 रुपए लग रहे थे, लेकिन आज मुझे 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, है ना। तो मैं पहले के सामान से और अभी से तुलना कर रहा हूं ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। दूसरा ये कि मेजर्स एवरेज एवरेज चेंज इन प्राइस एट होलसेल लेवल, कि कोई सामान होलसेल में ही, जैसे मान लो कि कलम पहले दुकान वालों को कितने में वो बेच रहे थे, 3 रुपए का, ठीक है, अब वो बेच रहे हैं 4 रुपए का। तो हम ये भी माप सकते हैं कि भाई वो पहले दुकान वालों को ही सस्ता मिलता था, अब वो महंगा मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माप लें, या तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों कोई सा भी देख लें। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कौन पब्लिश करता है, ये करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हमने देखा ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग या संस्था, जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, स्टैटिस्टिक्स या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, ऑफिस ऑफ, हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजर। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, जो आपके पास आ रहा है ना सामान डायरेक्ट, ठीक है, उसके भाव देखे जाएंगे, जैसे खाने का सामान हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स में क्या क्या देखा जाता है, रॉ मटेरियल की कितनी कीमत है, उनको बनाने का खर्चा निकालना है ना, तो वो देखते हैं कि रॉ मटेरियल में या इसको बनाने में कितना खर्चा लगा, वो सारी चीजें देखते हैं। अब आ जाते हैं, देखो मनी मनी इल्यूजन थ्योरी। ठीक है, मनी इल्यूजन थ्योरी क्या है, मनी इल्यूजन सिद्धांत क्या है, इसी को हम कह देते हैं हवा में रहना। हवा में रहना, ए टेंडेंसी ऑफ पीपल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल मनी रादर देन रियल मनी। ठीक है, क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई भविष्य में पैसे का भाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, या फिर अभी जो पैसा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई जब तुम पहले वाले से कंपेयर करोगे ना, उसकी वैल्यू कम है। जैसे मान लो कोई आदमी आज से 20 साल पहले 10,000 रुपए कमा रहा होगा, लेकिन आज वही आदमी 20,000 रुपए कमा रहा है। तो पहले के लोगों से आप सुनोगे ना, कहते हैं कि भाई आज 20,000 का वैल्यू जो है वो उस समय के 10,000 से कम है। ठीक है, लेकिन अब आदमी को पता नहीं है, तो क्या कहेगा, भाई तुम तो 10,000 रुपए कमाते थे उस समय, हम 20,000 कमा रहे हैं। लेकिन भाई तुम उस बात को सोचो, उस 10,000 रुपए में वो जितने सामान खरीद पा रहा था, पूरा फैमिली चला पा रहा था, लेकिन आज तुम 20,000 में भी नहीं चला पा रहे हो। आप समझ रहे हो बात को। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझ लो कि मान लो कि किसी की सैलरी थी 30,000 रुपए, ठीक है, वो बढ़ करके हो गई 33,000 रुपए, यानी 10% का ग्रोथ हुआ। लेकिन महंगाई क्या हो गई, महंगाई 12% बढ़ गई। ठीक है, अगर 12% बढ़ी, तो जो वो घर 30,000 रुपए में चला पा रहा था, क्या 30,000 में चला पाएगा, बिल्कुल नहीं। कितना चाहिए उसको, 12% इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 12% बढ़ाने के लिए इसमें 3,600 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो 33,600 रुपए उसको चाहिए भाई। जो काम 30,000 में हो जा रहा था, 33,000 में भी नहीं होगा, उसको 6,000 रुपये माइनस दिखेंगे भाई। ओरिजिनली अगर बात की जाए, वास्तविकता देखी जाए, तो 600 रुपये माइनस में जा रहा है भाई। लेकिन उसको क्या लग रहा है, वो हवा में है कि नहीं, मैं तो ज्यादा कमा रहा हूँ, मैं तो 30 कमा रहा था, अब 33 कमा रहा हूँ, जबकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, तो यही होता है मनी इल्यूजन थ्योरी। ठीक है, कि आदमी हवा में रहता है कि यार भाई मैं तो पैसे ज्यादा कमा रहा हूँ। ये थ्योरी किसने दिया था, इरविन फिशर ने दिया था। किसने दिया था, इरविन फिशर ने। बाद में इसी को कीन्स और शिलर ने भी बताया है, लेकिन जो इसके फादर है, जो दिया है, वो इरविन फिशर ने ही दिया है। एक और थ्योरी होती है जिसका नाम है रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ये मनी इल्यूजन के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, मनी इल्यूजन के ठीक उल्टा होता है। इसमें लोगों को वास्तविकता बहुत अच्छे से पता होती है, हवा में वो नहीं रहते हैं। ठीक है, ये आपसे कोई पूछता नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ताकि आप बोलो नहीं। अब देखो इन्फ्लेशन का ना जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या था, महंगा होना। डिफ्लेशन क्या है, किसी सामान का सस्ता हो जाना। डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम क्या कह देते हैं, डिफ्लेशन। अब
कोई भी सामान सस्ता हो गया, उसमें क्या होगा, इंक्रीज रियल वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, कि कर्जे का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। अगर सस्ता हुआ है, मतलब कोई सामान जब हम 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब तो 5 रुपए में मिल रहा है। मतलब क्या है कि भाई पैसे का भार बढ़ गया है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। तो भाई जिसके पास डेट होगा, मान लो किसी के पास अगर कल को 10,000 रुपये डेट था, ठीक है, आज वो 10,000 की कीमत ज्यादा हो गया है, डबल हो गया है, मान के चलो, है कि नहीं? तो जो डेट है, कर्जा, उसका भार बढ़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस रिड्यूस होंगे, है कि नहीं? बिजनेस रिड्यूस प्रॉफिट्स। और कंज्यूमर में डिले परचेजेस, है ना, कंज्यूमर में डिले परचेजेस, फर्दर रिड्यूसिंग डिमांड, फर्दर रिड्यूसिंग डिमांड, कि लोग खरीदने में थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई सॉरी, कंज्यूमर क्या करेंगे, आसानी से चीजों को खरीद पाएंगे, कंज्यूमर आसानी से चीजों को खरीद पाएंगे। अब देखो, इसके कारण क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि उस सामान के डिमांड में कमी हो गई हो। क्या हो गई हो, सामान के डिमांड में कमी हो गई हो, तो सस्ता बिकने लगा। होता है ना कि सेल लग गया है, कि पहले जो शर्ट 500 रुपए का बिक रहा था, 1,000 रुपए का बिक रहा था, अब सेल में क्या है, वही 1,000 रुपए में तीन तीन बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डिमांड में कमी है। दूसरा ये कि या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कि भाई मैं पहले 1,000 पैकेट ही मार्केट में सप्लाई दे रहा था, अब तो मैं 5,000 सप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी क्या कहते हैं, सस्ता हो जाता है। या मनी सप्लाई ही कम हो जाएगी, भाई लोगों के पास ही पैसे ही कम है, अब क्या करोगे, मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही होता है स्टैगफ्लेशन, और दूसरा होता है क्या, डिसफ्लेशन। क्या ये जानने की जरूरत है आपको? चलो फिर ये भी जान लेते हैं, बट उससे पहले एक सेकंड आप रुक जाओ, फिर इसको हम देख लेंगे। तो कहाँ थे हम, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देख लिया था, अब हमें देखना था स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन है। हिंदी वालों समझो, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मतलब कि इन्फ्लेशन भी है, मतलब महंगाई भी है, और स्टैग्नेंट भी है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, कंटिन्यूअस महंगाई चल रही हो, आप समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गिरावट आ रही है। स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन मतलब एकदम स्थिर महंगाई चले। ये बहुत बुरी स्थिति होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है ना, इसमें भर भर के अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, लोग परेशान होते हैं, पैसों की कमी हो जाती है लोगों के पास। ठीक है ना, कई सारी दिक्कतें आती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो ये स्टैगफ्लेशन होता है। दूसरा होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन देखो कुछ नहीं होता, यहाँ डिस इन्फ्लेशन होता है, आईएन लगा लेना। ठीक है, इसकी हिंदी होती है अवस्फीति। इसमें क्या होता है कि महंगाई बहुत धीरे धीरे जब कम हो, ठीक है, ये एक तरीके का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्फ्लेशन। तो इतनी बातें आगे समझ, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक एक करके सब देख लेते हैं। सो हमने यहाँ से शुरू किया था, नेशनल इनकम देखा था, उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ देखा था, फाइनल गुड्स देख लिया। ठीक है, जो वस्तुएं आपके पास आ रही हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड, यानी उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। उसके बाद देखा इंटरमीडिएट गुड्स, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है अंतिम वस्तुओं को बनाने में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखा था, टिकाऊ वस्तुएं। फ्लो और स्टॉक देखा था, कि बहाव और रुका हुआ। ठीक है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखा था, कि पूंजीगत वस्तुओं को बनाने के लिए जो निवेश किया जा रहा है उसको हम सकल निवेश कह देते हैं। ट्रेड ऑफ देखा था, कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज से समझौता करना पड़ता है, उसको हम ट्रेड ऑफ कह दिए। डिप्रेशिएशन देख लिया था, जिसको हमने ह्रास कहा था। ठीक है, क्या कहा था, ह्रास कहा था। और इसके बाद से जिसमें क्या था कि एक समय के बाद किसी चीज की वैल्यू जब कम हो जाती है उसको हम डिप्रेशिएशन कह देते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि जीआई में से जब आप डिप्रेशिएशन माइनस कर देते तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। प्रोडक्शन के उत्पादन के 4 फैक्टर्स थे, कौन कौन से, कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मेहनत करने वाले लोग होने चाहिए, जमीन होनी चाहिए, और एक उद्यमी होना चाहिए। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स थे, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने पहले ये देखा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो बनाने में पैसा लग रहा है। इन मार्केट प्राइस क्या है, जिस पैसा को कोई कंज्यूमर या फिर कस्टमर खर्च कर रहा है खरीदने में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स देख लिया था, जो हम सरकार को दे कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दे रहे हैं। सब्सिडी जो सरकार हमें देती है, बेस ईयर, आधार वर्ष। ठीक है, वो हमने देख लिया था। उसके बाद से हमने इनडायरेक्ट नेट टैक्स देख लिया, नेट फॉरेन इनकम देख लिया। इसके अलावा हमने देखा फिर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी और जीएनपी, तो ये भी खत्म कर लिया। फाइनेंशियल ईयर देख लिया, बजट ईयर देख लिया।
NFIA देख लिया हमने, ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NDP देख ली और NNP देख लिया। उसके अलावा हमने क्या देखा, GNI ग्रोस नेशनल इनकम देख लिया। GBA भी खत्म कर लिया हमने। क्या था GBA में कि GDP से मतलब जो आउटपुट आपका आ रहा है उसमें से जो भी इंटरमीडिएट चीजें लगी हैं, बीच बीच में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं उनको माइनस कर दो तो GBA मिल जाता है। GBA का मार्केट प्राइस पर GDP और MP मार्केट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा कि NNP फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के। इसका NNP फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू कितना होता है, NNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या GNP MP में से नेट इनडायरेक्ट कर लो टैक्स तो भी मिल जाएगा आपको क्या, नेशनल इनकम। और इस पूरे का वैल्यू क्या था, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये देखो ये रहा, ये भी हमने देख लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने करा था। ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था, माइनोविस ने। साइंटिफिक मेथड से किसने कैलकुलेट किया, VKRB रॉय ने। नेशनल इनकम कैलकुलेट के 3 मेथड थे, प्रोडक्ट, ठीक है, कितना बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो देख लो, या उसमें कितना कोई खर्चा कर रहा है उसको खरीदने में वो देख लो, या उससे कितना इनकम हो रहा है वो देख लो, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आप चेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि इनकम कितना है। फिर हमने देखा था कि GDP का फॉर्मूला था, सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ लिया था और इम्पोर्ट को हमने माइनस कर दिया था। ये सारे देख लिया, उदाहरण भी देख लिया, तीनों मेथड देख लिए थे, ऑपरेटिंग सरप्लस देख लिया था। उसके अलावा हमने क्या देखा, पर्सनल इनकम में क्या था, एक व्यक्ति की आय या फिर किसी घरेलू आय, ठीक है ना, किसी इकाई की आय हमें अगर देखनी है तो पर्सनल इनकम देख लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देख लिया था हमने, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा था, उसके अलावा हमने हाँ पर्सनल इनकम निकालने का क्या तरीका था, नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स निकाल दो और अनडिवाइडेड प्रॉफिट या फिर अविभाजित मुनाफा उसको बाहर कर दो, ट्रांसफर पे देख लिया था। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या था, वैसा पैसा जिसको आदमी खर्च कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या देखा, PDI देख लिया, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वो पैसा जो देश खर्च कर सकता है। NDI देखा हमने, NNI देख लिया। NNI में क्या था, NI में से डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे। नॉमिनल GDP वर्सेस रियल GDP देख लिया था। रियल GDP में क्या था कि हम एक बेस ईयर ले रहे थे ताकि स्थिर बना रहे, ठीक है ना। और नॉमिनल ईयर में क्या था कि हम वर्तमान के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि महंगाई और सस्तापन जो भी हो रहा है मार्केट में उसका प्रभाव इसमें जुड़ता है। और रियल GDP में जो है इसमें इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन ये फिर नहीं जुड़ता है, क्यों, क्योंकि हम आधार वर्ष ले रहे हैं, वो बहुत स्थिर वर्ष होता है, इसलिए हम उसको आधार वर्ष की तरफ यूज करते हैं। GDP डिफ्लेटर हमने देख लिया, तो उसमें क्या था कि नॉमिनल GDP और रियल GDP दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। GDP वेलफेयर भी हमने खत्म कर लिया था। उसके अलावा एक्सटर्नलिटीज हमने देख लिया। एक्सटर्नलिटीज के बाद से बाह्यता जिसको कहा था, इन्फ्लेशन भी हमने खत्म कर लिया। इन्फ्लेशन के 3 ब्रांचेज देखे थे, डिमांड पुश, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, कॉस्ट पुश बनाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है। मॉनिटरी इन्फ्लेशन देख लिया था कि मनी सप्लाई ही लोगों के पास ज्यादा है तो भी महंगाई बढ़ सकता है। 2 तरीके के मेजर थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। हाँ ये चीज मिस हो गया था शायद, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये भी हो गया। मनी इल्यूजन थ्योरी हो गया, ये हवा में रहता है, आदमी उसको लगता है पैसा बढ़ गया लेकिन एक्चुअल में पैसा बढ़ता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी देख ली थी, जिसको हम तर्क संगत अपेक्षा सिद्धांत कह देते हैं। डिफ्लेशन देख लिया, अपस्फीति, इन्फ्लेशन का सारा उल्टा कर लो डिफ्लेशन हो जाएगा। इसके बाद हमने 2 और कंसेप्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, स्टैगफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन, है ना, स्टैगफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। खत्म हो गई बात। बाकी बच गया मनी एंड बैंकिंग, इसको हम बाद में कर लेंगे, मनी एंड बैंकिंग को बाद में कर लेंगे अगले क्लास में। अब देख लेते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो डायरेक्ट यहाँ से आपको दी जाएंगे, ताकि आपको विश्वास हो कि जो आप पढ़ रहे हो वहां से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाहर नहीं आ रहा कुछ। ये सिर्फ मैं CGL Tier 1 2024 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपको विश्वास हो कि हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो आउटडेटेड हो, बहुत पुराना हो। 2024 में 9 सितंबर को ये देखो, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम और ज्यादा चेंज कर सकते हैं, उसमें और बदलाव कर सकते हैं। फिनिश्ड गुड में क्या हो सकता है, नहीं कर सकते ना, इसको तो डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स ये भी फिनिश गुड का एक हिस्सा है, तो इसमें भी इस्तेमाल करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें हम चेंज थोड़ी करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास वो क्या मिक्सर मशीन है तो उसको पिघलाओगे, नहीं ना, उसका इस्तेमाल करोगे डायरेक्ट,
इंटरमीडिएट गुड्स, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, यानी उपभोक्ता टिकाऊ माल। तो ये भी तो भाई फाइनल गुड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, यही तो है इंटरमीडिएट गुड, जिसका इस्तेमाल करके हम फाइनल गुड्स बना रहे थे या अंतिम वस्तु बना रहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा। इनमें से कौन सा है राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। पहला है कि पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट यानी आधिकारिक रूप से जो प्रयास किया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो किसने किया था, महलनोबिस ने। बिल्कुल सही बात है, आप जाकर के देख लो, मैंने पढ़ा है आपको। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, ठीक है, कि वैज्ञानिक विधि किसने इस्तेमाल करी थी, वीके आर बी रॉय ने, ये भी सही बात है। तीसरा है कि दादा भाई नौरोजी ने डिवाइड किया था इकोनॉमिक को दो पार्ट में, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, ये तो सही नहीं लग रहा। चौथा देख लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट एनआई, नेशनल इनकम को सबसे पहले कैलकुलेट करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने करा था, ये भी सही बात है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई, ये हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने नहीं डिवाइड किया था प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीएसओ ने कब अडॉप्ट किया था जीवीए को। देखो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ा है। जब आप इसको पढ़ोगे ना, ये देखो अडॉप्टेड बाय सीएसओ इन जनवरी 2015, ताकि आपको विश्वास रहे कि जो आप पढ़ रहे हो ना उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा दोस्त। ठीक है, सीएसओ ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, जनवरी 2015। हाँ, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, एनआई क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। और कुछ करने की जरूरत है क्या, ये भी देखो मैंने आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ओ सॉरी, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा नेट इन्वेस्टमेंट, जीआई माइनस डिप्रिसिएशन, हो गया। अब देख लो, आप आगे बढ़ जाते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज आर गुड्स यूज टू मीडियम। देखो ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं कल इसको कराऊंगा, इसको भी रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो कि मिलान करना है, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। ठीक है, ए और बी को। पहला क्या है ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी है ना ये, तो जीएनपी में क्या होगा, और दूसरा है एनएनपी, तीसरा है पीआई, तीसरा उसके बाद है डीपीआई। देखो हम ना ऑप्शन से करते हैं पहले, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये चार ऑप्शन है, ये देखो इन ऑप्शन में ये दो ऑप्शन अलग अलग दिख रहा है, तो सी डी में से हम डी चेक कर लेते हैं एक बार, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो डी क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी परवैच्य व्यक्तिगत आय, ये वो पैसा है जो कि इंसान खर्चा कर सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन इन गिवन पीरियड, ये नहीं है ना, ये तो टोटल पैसा है, ये क्या है, पर्सनल इनकम हो गया। आफ्टर द टैक्स पे या पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय कर के बाद, ये हो सकता है डी का टू, डी का टू सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही होगा ना। देखो तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय क्या होता है, वो पैसा जो इंसान खर्च कर सकता है टैक्स देने के बाद ही तो होता है ना। ये रहा, ये रहा, और भी मिला ले, देख लेते हैं। ए का थ्री आया ना, ए का थ्री देख लो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है, मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट या नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर। बताओ क्या होगा, होगा ना मनी वैल्यू ऑफ नेशन। अब जीडीपी में क्या हो जाता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, वो सब क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, आप देख लो कुछ भी बाहर से नहीं है, आप नोट्स उठा करके कहीं से भी देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था, कल ये चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको कि जीडीपी के में कितनी भागीदारी है एग्रीकल्चर की। ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर जो मैंने पढ़ाया था कि हाँ भाई कृषि की कितनी भागीदारी है। देखो आप, पहला ऑप्शन कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइंड। देखो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, पहला कह रहा है कि आजादी के बाद से क्या हुआ है कि जितने लोग कृषि में थे उनकी संख्या घटी है, लेकिन उनका जो योगदान था जीडीपी में वो बढ़ा है। बिल्कुल गलत बात है।
दोनों ही घटे हैं। मैंने दिखाया था ना कल कि दोनों, पहले कितना था, 70% लोग इसमें थे, शामिल थे कृषि से जुड़े कामों में, और 55% उनकी भागीदारी थी किसमें, जीडीपी में। कल मैंने पढ़ाया था ये चीज, ठीक है। और अब कितने हो गए, तकरीबन 45% लोग इसमें काम कर रहे हैं, और तकरीबन 17-18% के आसपास ही वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जीडीपी में, योगदान दे पा रहे हैं। तो दोनों ही घटा है ना, वो 70 से कितना 45 पर आ गया, और कहाँ 55% योगदान था, वो 17-18% पे आ गया, तो दोनों ही घटा है। तो ऑप्शन देख लो, बी में क्या है, ये भी नहीं होगा। सी में क्या है, डी हो सकता है ऑप्शन, देखो डी होगा इसका सही आंसर। कि द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र और रोजगार दोनों का अनुपात काफी कम हो गया है। डी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीडीपी में से हम क्या घटाएं तो एनडीपी आ जाए, पूछने की बात है। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास बराबर क्या हो जाता है, एनडीपी। अगला क्वेश्चन, ये सारे 2024 क्वेश्चन है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये करेक्ट क्या, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखो, नेशनल इनकम इज एनआई बराबर क्या होता है, जीडीपी एट एमपी, बिल्कुल नहीं। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, जस्ट सेकंड, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैंने जो कराया है वो देख लो। हाँ ये रहा, ये रहा, देखो ये मैंने कराया ना, दिख रहा है आपको। ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है नेशनल इनकम, और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होता है नेशनल इनकम, ठीक है। ये भी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सही है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये सही है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सही है, बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन। ये दोनों सही नहीं है, मार्केट प्राइस पर नहीं होता है कैलकुलेट। नेशनल इनकम इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी ऑप्शन सही है, देखो आप, इसके दोनों आंसर सही हैं, सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हो सकता है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है शिफ्ट में बैठे हो, कब का है ये, 24 सितंबर का, ठीक है, शिफ्ट 3 का। तो इसमें दोनों दोनों ऑप्शन सही है, सी और डी दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू नॉट, डू द टू टर्म्स नॉट मीन द सेम एज ईच अदर, ऐसा कौन से ये दो टर्म है जो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। बेस पीरियड यानी आधार अवधि, और संदर्भ अवधि, क्या दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं। आधार अवधि को तो हम रेफरेंस लेते हैं, संदर्भ में लेकर के हम नया जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चेंज इन रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर दोनों अलग बात है भाई, रियल जीडीपी में बदलाव और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों को जब हम तुलना करते हैं तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रियल जीडीपी में बदलाव हो जाए तो उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर, ये हो सकता है बी ऑप्शन। और भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है कि रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये दोनों तो सेम ही बात है ना। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जो बेस प्राइस आपने लिया ना, क्या कहते हैं कि बेस ईयर के कंपेयर में जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, बेस ईयर कंपेयर में क्यों करते हैं, ताकि हर साल एक ही बराबर रहे, ज्यादा ऊपर चढ़ाव ना, उतार चढ़ाव ना हो, ऊपर नीचे ना हो, तभी तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर लिखा हुआ ही है, ठीक है। कि जीडीपी जब हम कांस्टेंट प्राइस पर या फिर फिक्स प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, इसी के लिए तो हम आधार वर्ष लेते हैं ना, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों भी सही है, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ये भी सही है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो वर्तमान में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि रियल जीडीपी में बदलाव या जीडीपी डिफ्लेटर, ये दोनों सेम बातें, ऐसा नहीं है, ठीक। तो होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और इसके बाद आप क्वेश्चन करना, खुद से भी पीवाई को लगाना, बाकी हम देखेंगे। कल का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब हम मनी एंड बैंकिंग करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, और कल का क्लास भी मिस मत करना। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, जय हिंद।